जी अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 22 शेयर कैपिटल में फर्दर प्रोस्पेक्टस। इस वीडियो में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कंपनी अपने नए शेयर्स इशू करना चाहती है पब्लिक को, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या रूल है और वो शेयर्स की इशुएंस की ऑफ़र किस तरह करेगी और उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम वो डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। इस एक ही वीडियो में हम चैप्टर 22 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो आप जब भी एक स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो वो आपको एक प्रोस्पेक्टस देते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में वो क्या बताते हैं स्कूल के बारे में, स्कूल की हिस्ट्री कि स्कूल कब से स्टार्ट हुआ था। वो बताते हैं उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कि जी हमारा स्कूल इस डेट से इस ईयर से स्टार्ट हुआ था और अब तक हमारी ये अचीवमेंट हैं। हमारे कौन से स्टूडेंट्स ने, कितने स्टूडेंट्स ने मैट्रिक में अभी तक ए प्लस लिया है, कितनों ने ए ग्रेड लिया है और कितनों ने बोर्ड में पोजीशंस ली हैं। और हमारी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं और हमारी ये अचीवमेंट्स हैं। हमने ये गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, ये हमारा सिल्वर मेडल हमने जीते हुए हैं और इतना हमारा टोटल एरिया है हमारे स्कूल का। हम फर्दर एक्टिविटीज़ और भी जो अदर देन स्टडीज़ होती हैं वो भी बड़ी प्रमोट करते हैं। स्टूडेंट्स को हम बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। कोई 15-20 अच्छे प्यारे-प्यारे बच्चों की उसमें पिक्चर्स ऐड कर देते हैं। मार्केटिंग पर्पज़ क्या होता है? पब्लिक को अट्रैक्ट करना, उनको ऑफ़र कर रहे होते हैं कि आएँ आप हमारे पास एडमिशन करवाएँ। सिमिलरली कंपनी के केस में भी सेम केस होता है। कंपनी भी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस बनाती है, एक इशू कर प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसके अंदर वो अपनी तारीफें करती है। कब से बनी थी, किस पर्पस के लिए बनी थी, अब तक क्या अचीवमेंट्स हैं, जब स्टार्ट हुई थी तो कितना हमारा टोटल हमारा बिजनेस था और आज तक हम कितना एक्सपेंड कर चुके हैं बिजनेस को। बिजनेस का क्या विजन है, क्या फ्यूचर गोल्स हैं, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर को लेकर। पिछले 10-12 साल की वो फाइनेंशियल हाइलाइट्स, रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी बता देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आप प्रोस्पेक्ट उन चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं और उनको ऑफ़र करते हैं कि जनाब ये हमारी तब पोजीशन थी, आज हमारी ये पोजीशन है। कंपैरिज़न करते हैं पिछले 10-12 सालों का अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर, जी हम ईयरली बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं और हमारी ग्रोथ रेट परसेंटेज में मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो प्रोस्पेक्टस क्या है? डॉक्यूमेंट है जो आप पब्लिक को ऑफ़र कर रहे होते हो, जिसके अंदर आप क्या ऑफ़र करते हो? इनवाइट करते हो पब्लिक को फॉर द सब्सक्रिप्शन या परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज। आप उनको इंटरेक्ट करते हो कि वो आपकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स को, आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी बिजनेस की पोजीशन को देखकर इंस्पायर हों, इनकरेज हों और आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करें ताकि बिजनेस के पास पैसा आए और बिजनेस अपने नए प्रोडक्ट्स को, नए प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल कर सके या स्टार्ट कर सके। तो ये आपका क्या है? प्रोस्पेक्टस है। अब प्रोस्पेक्टस का पर्पज़ क्या है? कि वो जनरल पब्लिक को ऑफ़र करे और वो ऑफ़र एक्सेप्ट करें और आपकी सिक्योरिटीज़ को आकर परचेज़ करें। अब ये यहाँ पर पब्लिक टर्म यूज़ हो रही है। ये पब्लिक टर्म इसलिए यूज़ हो रही है क्योंकि कंपनी अपने कोई क्लोज़ पर्सन्स, मतलब डायरेक्टर्स के फैमिली मेंबर्स, एम्प्लॉइज़ को, एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स को अगर वो शेयर इश्यू करना चाहती है या डायरेक्टर्स के फ्रेंड्स को या पुराने शेयर होल्डर्स के क्लोज फ्रेंड्स को शेयर इशू करना चाहती है, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही आपस में मीटिंग करके शेयर इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल पब्लिक को, आम आदमी को चाहते हैं कोई भी आकर हमारे शेयर परचेज कर ले, तो उस केस में उनको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है क्योंकि एक आम आदमी को नहीं पता कि उनकी कंपनी के बारे में जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए डिसीजन लेने के लिए, उसको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो किस तरह आप कम्युनिकेट कर सकते हैं? प्रोस्पेक्टस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पब्लिक की टर्म यहाँ पर इसलिए यूज़ की क्योंकि अगर कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई फैमिली के क्लोज मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? कंपनी की परफॉर्मेंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आप क्या करते हैं, जब कंपनी को इशू करना चाहती है सिक्योरिटी लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब जनरल पब्लिक को, आम आदमी को, तो उस केस में वो क्या करते हैं? एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं विद सच पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। उसके अंदर वो सारी की सारी अपनी क्या करते हैं? तारीफ़ें करते हैं, खूबियाँ बयान करते हैं और फिर एंड में क्या करते हैं? फॉर्म अटैच कर देते हैं, जस्ट लाइक कॉलेज प्रॉस्पेक्टस।
आप देखें पूरे के पूरे 20-25 पेजेस के ऊपर कॉलेज की तारीफ़ें होती हैं, हिस्ट्री होती है, अचीवमेंट्स होती हैं और लास्ट पेज पे एडमिशन फॉर्म होता है। जनाब आपने सारा कुछ पढ़ लिया, अब आपने आपको पागल बना दिया है, अब ये फॉर्म फिल करें और आएँ एडमिशन ले लें। ये आपका क्या था, पर्पस था। अब प्रोस्पेक्टस को उन्होंने आगे फर्दर कैटेगराइज कर दिया है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, दूसरा क्या है, सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस। एक तो है कंपनी सिंपल प्रोस्पेक्टस इशू कर दे और ऑफर जो हमने प्रोस्पेक्टस पढ़ा। एक है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी ये प्लान कर रही है, कंपनी की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इस साल मतलब 2020 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक हमने टोटल 100 मिलियन रुपीस के शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन वो इकट्ठे नहीं इशू करना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि हम 3 इंटरवल्स में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर 31 मार्च, सॉरी 30 अप्रैल को, फिर वो क्या करते हैं, सॉरी क्वार्टर 3 मंथ का होता है, अपोलोजाइज, 31 मार्च को वो करते हैं, फिर कहते हैं कि हम 30 जून को करेंगे, फिर वो कहते हैं कि हम 31 अक्टूबर 30 सितंबर को हम क्या करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑफरिंग है। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो हर ऑफर के लिए एक सेपरेट प्रोस्पेक्टस इशू करे, तो जो वो शेयर्स 31 मार्च को इशू करना चाह रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं, तो वो उसका एक फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर एक सेपरेट एक प्रोस्पेक्टस इशू कर दें। वो शेयर्स इशू हो गए, वो प्रोस्पेक्टस भी एक्सपायर हो गया। फिर वो क्या कर लें, फिर वो जून वाले शेयर इशू करने के लिए जून में नया प्रोस्पेक्टस इशू कर लें, इसी तरह सितंबर में नया प्रोस्पेक्टस इशू कर लें। या लॉ ने उनको एक ऑफर दिया है कि ए शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज ए सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट अलाउइंग कंपनीज टू मेक मल्टीपल ऑफरिंग एज डिस्क्लोज्ड इन ऑफरिंग डॉक्यूमेंट। मतलब वो मल्टीपल ऑफर्स को भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट, अगर वो मल्टीपल ऑफर्स को एक ही प्रोस्पेक्टस में ऑफर करना चाहते हैं, तो ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम क्या कहेंगे, शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहेंगे। वो उनको उन प्रोस्पेक्टस के अंदर हर ऑफर का क्या करना होगा, प्रिस्क्राइब टाइम बताना होगा। लेट सपोज अगर फरवरी में वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, तो उन्होंने बताना होगा कि 31 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, 35 मिलियन रुपीस के शेयर्स इशू कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताना होगा कि 30 जून को हम 10 मिलियन के शेयर्स इशू कर रहे हैं और 30 सितंबर को हम इशू कर रहे हैं रिमेनिंग 55 मिलियन रुपीस के शेयर। उन्होंने ये जो रेलेवेंट कंडीशंस होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये कंपनी टू कंपनी हो सकती हैं, जो उनके लिए मोस्ट रेलेवेंट होंगी, मोस्ट फीजिबल होंगी, वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। दूसरा आपका क्या है, सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस। इसको मैं रिलेट करता हूँ आपके आईकैप के साथ। आईकैप ने बिजनेस लॉ की स्टडी टेक्स्ट दी। अगर आईकैप आपकी स्टडी टेक्स्ट में कोई चीज एक एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता है, जैसे कि अभी सप्लीमेंट 2020 चल रहा है, अब आईकैप ने स्टडी टेक्स्ट 2017 दी हुई है, फिर सप्लीमेंट लास्ट ईयर में आया था सप्लीमेंट 2019, अभी आईकैप ने इशू किया है सप्लीमेंट 2020। इस सप्लीमेंट के थ्रू वो कुछ एडिशनल चीजें इंक्लूड कर देते हैं आपकी स्टडी टेक्स्ट के साथ साथ। सिमिलरली अगर आप अपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बाद में ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको 1 मंथ के बाद लगता है आपको यार ये चीज़ें भी इन्फॉर्म कर देनी चाहिए अपने प्रोस्पेक्टस में कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि शेल्फ प्रोस्पेक्टस में आपने 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर की ऑफर्स दी हुई हैं। 31 मार्च तक में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन उस लिहाज से नहीं थी, लेकिन 30 जून तक आपके प्रॉफिट्स डबल हो गए हैं, तो आप सेल्फ सप्लीमेंट इशू करके अपने प्रोस्पेक्टस को बता सकते हैं पब्लिक को, जनाब हमारे प्रॉफिट डबल होते जा रहे हैं, ये बेस्ट कंपनी है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, आप इनमें इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप बेहतरीन रिटर्न अर्न करेंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो उस केस में सप्लीमेंट इशू कर सकते हैं। सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस इनवाइट्स द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन अर्लियर ऑफर टू द पब्लिक थ्रू शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी, ये क्या है, सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस है। और सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस में आप क्या करते हैं, अपडेटेड डिस्क्लोजर्स बताते हैं, अपडेटेड इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, जो आपकी पिछले प्रोस्पेक्टस में इंक्लूडेड थी भी, तो अब क्या होगी, अपडेट होगी, जिस चीज आप क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं।
फिर ये हम देखते हैं कि अप्रूवल, प्रोस्पेक्टस जो आप इशू कर रही है एक कंपनी, क्या कंपनी को उस प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल भी चाहिए? जी ज़रूर चाहिए। अगर मैं ऑफर कर रहा हूँ जनरल पब्लिक को, अगर उसको कोई चेक नहीं करेगा, कोई अप्रूव नहीं करेगा, तो मैं उस ऑफर के अंदर अपना झूठ मूठ, अपनी झूठी तारीफें इंक्लूड कर दूंगा। वो अपने क्या क्या सामानों जितने ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दूंगा, कहें जी हमने ये हमारी अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट्स हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है। इससे क्या होगा? पब्लिक के साथ एक धोखा होगा, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जनरल पब्लिक को लॉस होगा। तो जनरल पब्लिक को बचाने के लिए, उनको लॉस से बचाने के लिए, उनके जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए लॉ ने एक प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल की कंडीशन लगाई है। कंपनी ने क्या करना है? कमीशन से, एससीसीपी से अप्रूवल लेना है, चाहे वो सिंपल प्रोस्पेक्टस है, चाहे शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, चाहे सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस है। हर केस में क्या करना है? कंपनी ने उसको इशू करने से पहले, पब्लिश करने से पहले क्या करना है? उसको अप्रूव करवाना है कमीशन से। कमीशन अगर चाहती है तो कुछ कंडीशंस को, रिस्ट्रिक्शंस को भी इम्पोज कर सकती है। और ये जो प्रोस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय द कमीशन होगा, ये 60 डेज के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने अप्रूवल लिया 1 जनवरी को, तो आपको 2 मार्च तक, 2 मार्च तक उसको क्या करना है? हर हाल में पब्लिश करना है, पब्लिक को ऑफर करनी है, अदरवाइज आपका वो जो प्रोस्पेक्टस है वो एक्सपायर हो जाएगा, उसका अप्रूवल एक्सपायर हो जाएगा। आपको फिर अपने प्रोस्पेक्टस में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी होगी और आपको दोबारा उसका अप्रूवल लेना होगा। और जो 60 डेज का पीरियड है, ये आपका कमीशन एक्सटेंड भी कर सकता है। और जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, उसमें लॉन्गर देन 60 डेज का पीरियड भी हो सकता है, लेकिन वो कमीशन ने अप्रूव करना है, वो उसके रहम करम पे है। वो चाहे तो अप्रूव ना भी करे और चाहे तो वो 60 डेज से अबव भी अप्रूव कर सकता है। अब अप्रूवल लेना है, अप्रूवल कब लेना है? पब्लिश होने से 21 दिन पहले। अगर कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो 21 फरवरी को, 21 फेब को वो क्या करेगी? पब्लिश करेगी। तो उसने क्या करना है? कम से कम 21 दिन पहले वो प्रोस्पेक्टस कमीशन को अप्रूवल के लिए सबमिट करवाना है। फिर आता है कि कुछ केसेस हम डिस्कस करते हैं जिन केसेस में अप्रूवल रिक्वायर नहीं है, ये कंपनी कमीशन के अप्रूवल के बगैर भी प्रोस्पेक्टस को पब्लिश कर सकती है। कुछ हमारे पास हैं इंस्टेंसेस, सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर क्या है? प्रायर अप्रूवल इशूएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट नेसेसरी। ले भी लें तो मसला कोई नहीं, लेकिन ना भी लें तो मसला कोई नहीं है। वो कौन से हैं? अगर सिक्योरिटीज ऑफर कर रहा है आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो फिर वो क्या है? रिक्वायर्ड नहीं है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटीज ऑफर्ड इन कनेक्शन विद प्राइवेट ऑफरिंग, अगर आप क्या कर रहे हैं? जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे सिक्योरिटीज को, अपने क्लोज बंदों को ऑफर कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्या है? प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। अगर एक सब्सिडरी कंपनी अपनी लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को क्या कर रही है? अपनी लिस्टेड होल्डिंग कंपनी को शेयर इशू कर रही है एज ए डिविडेंड, तो फिर उसके अंदर क्या है? उस केस में प्रोस्पेक्टस के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंपनी ऑफर कर रही है सिक्योरिटीज किसको? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, या अपने एम्प्लॉयज को, या अपने एम्प्लॉयज या मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स को इशू कर रही है, तो फिर भी आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। या जो सिक्योरिटीज हैं वो इशू कर रही हैं एज ए बोनस शेयर टू एनी और ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इशूअर। बोनस शेयर नॉर्मली क्या होते हैं? हमने पढ़ा चैप्टर 26 के अंदर, कंपनी क्या करती है? डिविडेंड इशू करती है। अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है, कैश कम पड़ा हुआ है, बिजनेस में यूज करना है अपने बिजनेस में, तो कंपनी क्या कर सकती है? डायरेक्टर्स कहते हैं जनाब हम आपको पैसे नहीं देते, हम आपको एज ए बोनस शेयर्स देते हैं, आपको फ्री में शेयर्स देते हैं, एक्स्ट्रा नए शेयर्स इशू करते हैं आपको एज ए डिविडेंड। तो वो बोनस शेयर्स क्योंकि फिर उसके लिए जो आपकी है प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम आते हैं कि प्रोस्पेक्टस बना लिया, अप्रूव कर लिया, पब्लिश कर लिया। अब कहाँ कहाँ पर हमारा प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होना चाहिए ताकि जनरल पब्लिक को इजीली एक्सेसिबल हो? जी, प्रोस्पेक्टस जो हमारा है वो हमने क्या करना है? डेली इंग्लिश एंड उर्दू न्यूज़पेपर में क्या करना है? पब्लिश करवाना है। पब्लिश कब करवाना है? अब सवाल ये पैदा होता है कि पब्लिश तो करवाना है, लेकिन पब्लिश किस डेट पे करवाना है? कितने दिन पहले करवाना है?
इट शैल नॉट बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर लेस देन 7 days और मोर देन 30 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। मतलब जो हमने डेट डिसाइड की है पब्लिक सब्सक्रिप्शन की, शेयर इशुएंस की, पब्लिक के पैसे रिसीव होने की, शेयर हमने अलॉट करने की, तो उस डेट से कम 7 दिन पहले और मैक्सिमम 30 दिन पहले, अगर हम 30 अप्रैल को करने जा रहे हैं अपने शेयर इशू, पब्लिक सब्सक्रिप्शन की हमारी डेट 30 अप्रैल है, तो हमें कम से कम 23 अप्रैल, 7 दिन पहले 23 अप्रैल बनती है या 22 अप्रैल बनती है, तो कम से कम 22 अप्रैल या उससे पहले, और हम 1 अप्रैल के बाद पब्लिश करेंगे। 1 अप्रैल से पहले भी पब्लिश नहीं कर सकते। मतलब हमने 1 अप्रैल से लेकर 22 या 23 अप्रैल तक इस टेन्योर में हमें क्या करना है, इसको किसी उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना है। फिर आता है कि हमने इसको अवेलेबल कहां पर करना है। हमने जिस दिन इसको क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाएंगे, और जो डेट हमारी सब्सक्रिप्शन की लास्ट डेट होगी, मतलब जिस दिन हम लास्ट शेयर इशू करेंगे, जो हमें लास्ट डेट होगी पैसे रिसीव होने की, उस दिन तक, मतलब पब्लिश डेट से लेकर लास्ट डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन तक, ये जो हमारा प्रोस्पेक्टस है जो हमने कमीशन से अप्रूव करवाया है, ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भी क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। और जो भी स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस हैं, स्टॉक एक्सचेंज लाहौर भी है, स्टॉक एक्सचेंज आपको कराची भी है, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद शायद है, कंफर्म नहीं है मुझे, तो ये आपके कहाँ पर है, वहाँ पर भी अवेलेबल होना चाहिए। जो आपके बैंकर्स टू द इशू हैं वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। जो बैंक आपके शेयर इशू कर रहे हैं, जो आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। शेयर रजिस्ट्रार जो आपको कंसर्न है वहाँ पर भी अवेलेबल होना चाहिए। जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो आपकी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, वहाँ पर भी ये प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपने इस प्रोस्पेक्टस को क्या करना है, अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है विद सब्सक्रिप्शन फॉर्म, जस्ट लाइक जो आपका स्कूल का प्रोस्पेक्टस था, डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस एंड पे एडमिशन फॉर्म। यहाँ पर क्या है, सब्सक्रिप्शन फॉर्म, जिसके ऊपर सब्सक्राइबर ने, जनरल पब्लिक ने, आम आदमी ने क्या करनी है, डिटेल्स फिल करनी है। उसका नाम क्या है, आईडी कार्ड नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, कितने शेयर परचेज करने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपने कब तक करना है, जिस डेट आपने, जब आपने इस प्रोस्पेक्टस को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, और जो आपकी क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन की डेट होगी, इस पीरियड के दौरान ये आपका प्रोस्पेक्टस आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल होना चाहिए विद सब्सक्रिप्शन फॉर्म, मतलब एडमिशन फॉर्म। कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, आपने इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बताना है जी, क्योंकि अप्रूवल देना है आपका कमीशन ने, तो कमीशन जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेगा वो कहेगा जनाब आपने ये इन्फॉर्मेशन अपने प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करनी है, तो वो कंपनी के लिए कंपलसरी है, उसने इंक्लूड करनी है। उसके अलावा कंपनी ने हर वो मटेरियल, हर वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है जो किसी भी पर्सन के लिए ज़रूरी है उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए। मतलब हर इंफॉर्मेशन जो किसी पर्सन को ज़रूरत है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को करने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी ने क्या करनी है, अपनी प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करनी है। अब वो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है, क्या हो सकती है, कंपनी की कम से कम पिछले 5-6 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि कंपनी के प्रॉफिट्स को अंडरस्टैंड कर सके, कंपनी के एसेट्स को देख के अंडरस्टैंड कर सके, कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट को अंडरस्टैंड कर सके, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड कर सके, कंपनी की कुछ रेशियोज आप पढ़ेंगे FR1 में जाकर या FR2 में जाकर, वो उनका एनालिसिस कर सकते। कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में उन रेशियोज को कंपैरिजन करके बताए कि हमारा जीपी, हमारा रिटर्न रेशियो क्या थी 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कंपनी क्या करने जा रही, और जो ऐसे कोई रिस्की फैक्टर्स हैं जो कंपनी के लिए रिस्की हैं, जो कंपनी की एग्जिस्टेंस को क्या है उसके लिए डेंजरस हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को वो क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस पर। जैसे कि अभी रिसेंटली चल रहा है आपका कोविड-19 कोरोना, माशाल्लाह से बड़ा बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे।
ये आपकी इंफॉर्मेशन है जो पर्सन को ज़रूरत है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी कहाँ से आ रही है और कहाँ जाने वाली है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या विजन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो क्या करें, सारे इंक्लूड करने। क्योंकि कंपनीज जो होती हैं, जो कंपनी जनरल पब्लिक को ऑफर कर रही होती है अपने शेयर, उसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना, रजिस्टर्ड होना लाजमी है। तो फिर हम क्या देखते हैं कि कमीशन भी अप्रूव करता है प्रोस्पेक्टस को, और क्या करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी क्या करता है, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करता है। तो जो बातें कमीशन को अच्छी लगेंगी वो कहेगा जी इसमें इंक्लूड करें। अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है जनाब हमने भी कुछ इंक्लूड करवानी है, तो बातें ये भी एडिशनल इंक्लूड करें तो वो भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी। पर्पज़ क्या है कि इन्वेस्टर को हमने इस काबिल बनाना है कि प्रोस्पेक्टस को पढ़ के वो डिसीजन कर सके क्या उसने इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी में के नहीं करनी। और यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि कंपनी ने कस्टमरी फॉर द अथॉरिटीज टू रिक्वायर द कंपनी टू अरेंज एंड राइट रिस्क फैक्टर्स सेपरेटली। वो कंपनी को कह सकते हैं कि आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं आप सेपरेटली इंक्लूड करें। आप BMBS में पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस, और आपके जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो रही होती हैं हर हुकूमत के साथ साथ, जो हुकूमत की पॉलिसी चेंज होती हैं जब उनके इम्पैक्ट्स आते हैं बिजनेस में, आपकी इंडस्ट्री पे। अब जैसे कि अगर हम, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, पीपल पार्टी की जो हुकूमत थी 2017 से लेकर 13 तक, क्योंकि उनके एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जागीरदार हैं, नवाब हैं सिंध के, जरदारी साहब हो गया, बाकी जो आपके पीपल पार्टी के जो वहाँ पर हैं आपके सारे मेंबर्स, तो उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत प्रमोट किया था। उनके टेन्योर में जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थी, आपकी कॉटन है, आपकी वीट है, आपकी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम में किसान ने, फार्मर ने अयाशी की थी, बड़े प्रॉफिट्स आने किए थे। तो जैसे ही नवाज शरीफ की हुकूमत आई 2013 से लेकर 18 का टेन्योर था उनका, तो उस टेन्योर में 17-18 का टेन्योर था, तो उस टेन्योर के अंदर क्या हुआ, क्योंकि वो सारे क्या थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उन्होंने एग्रीकल्चर को, फार्मर को बिल्कुल बैक एंड पे छोड़ दिया। उन पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई पॉलिसी नहीं दी, फार्मर्स बेचारे इसलिए पिस गए हैं अभी तक। तो आप अभी तक देखें, अगर आप में से कोई हैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, तो यहाँ पर जिनका इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर, तो जो हमारे, उसके अलावा आपकी जो लीगल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपके SCCP कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट करता है, आपके FBR टैक्स में अमेंडमेंट करता है, टैक्स इंपोज कर देता है, सेल्स टैक्स का रेट बढ़ा देता है, ये सारे रिस्क हैं कंपनी के लिए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कम करती हैं ये चीज़ें। तो ये सारे फैक्टर जो हैं कंपनी ने सेपरेटली मेंशन करने हैं। आपकी स्ट्रेंथ होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, तो आपकी जो भी स्ट्रेंथ हैं बिजनेस की जो भी वीकनेसेस हैं वो आपने डिफाइन करनी होती हैं। तो आपके क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं, आपने वो भी इंक्लूड करने होते हैं, या आपके क्या है, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस है। अब प्रोस्पेक्टस कब इशू करना है, टाइमिंग भी होनी चाहिए ना, कि जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई क्या उस दिन प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं या 10 साल के बाद कर सकते हैं। जैसे कि आपकी आर्टिकलशिप, अगर हम CFAP के एग्जाम देखें फॉर एग्जांपल, तो ICAP कहता है आपकी आर्टिकलशिप का 1.5 साल 1.5 ईयर्स कंप्लीट होंगे तभी आपका CFAP का पेपर आप दे सकते हैं। क्या अभी हम देखते हैं क्या प्रोस्पेक्टस के लेकर भी ऐसा कुछ है कि कंपनी अगर 2 साल की होगी तभी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, या जब चाहे इशू कर सकती है? जी, कंपनी जब चाहे, जिस टाइम, जिस दिन चाहे प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, कंपनी पे डिपेंड करता है। जब उसकी मर्जी है वो क्या करे, खुद को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करवाए, और क्या कर जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर कर दे कि जी आए मेरे शेयर परचेज करें। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, मतलब क्या हुआ, कंपनी ने खुद को रजिस्टर करवाया, कंपनी को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया। अगर आपको नहीं पता तो रेफर चैप्टर 20, उसमें आप डिटेल में उसको चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो सर्टिफिकेट होता है आपने वो भी ले लिया, अभी आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, और आप चाहें तो उस दिन भी जनरल पब्लिक को ऑफर्स कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि जी नहीं स्टार्ट में तो हमने शेयर इशू नहीं करने, हम थोड़ा बहुत बिजनेस को ग्रो कर लें, स्टैब्लिश कर लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरल पब्लिक को शेयर इशू करेंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। तो ये कंपनी के अपने ऊपर डिपेंड करता है, कोई लॉ की कोई
लिमिटेशन नहीं है कि कब करना है और कब नहीं करना। जी देखें, प्रोस्पेक्टस का क्या पर्पज़ है? पब्लिक को ऑफर करना कि आए हमारे शेयर परचेज करें। अगर मैं अपने प्रोस्पेक्टस में किसी वेल रिप्यूटेड पर्सनैलिटी के, किसी वेल नोन बॉडी के, वेल नोन प्रोफेशनल बॉडी या ऐसे पर्सन की, ऐसी किसी कंपनी की स्टेटमेंट इंक्लूड कर दूं अपनी तारीफ लिखवा कर, तो फिर उसके मेरे जो प्रोस्पेक्टस की वैल्यू है, मेरी कंपनी की जो वैल्यू है, मेरे जो ऑफर्स हैं, जो रीडर्स हैं, जो मेरे प्रोस्पेक्टस को रीड कर रहे होंगे, उनका इंटरेस्ट, उनका कॉन्फिडेंस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को लेकर बढ़ जाएगा। अब वो कौन हो सकते हैं? केपीएमजी जी, बहुत बड़ा नाम है आपकी बिजनेस फील्ड में, आपकी ऑडिट फील्ड में। अगर आपको नहीं पता तो आप जब ग्रो करेंगे सीए की फील्ड में तो आपको आइडिया हो जाएगा। ईवाई बहुत बड़ा नाम है जी आपके बिजनेस की फील्ड में। अगर आप ईवाई का, केपीएमजी का, डिलॉयट का, एएफएफ, एएफ फर्गसन आपकी पाकिस्तान में पहले नंबर पे फर्म है, पीडब्ल्यूसी ग्रुप उसे कहते हैं, ब्रांड है पाकिस्तान का। अगर आप एएफएफ का कोई स्टेटमेंट इंक्लूड कर देते हैं, वो हम एक्सपर्ट उसको कहते हैं, तो उससे आपकी जो प्रोस्पेक्टस की जो वैल्यू है, जो वर्थ है, जो कॉन्फिडेंस है उसका, जब रीडर पढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जनाब ये इस बंदे ने इसके बारे में लिखा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्टेटमेंट इंक्लूड की हुई है, मतलब कंपनी में कोई बात तो है। इसलिए उस चीज़ को कहा है कि जो एक्सपर्ट की आप ऐड करेंगे उसके अंदर स्टेटमेंट, वो एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसका ना वो उसका आज हैज़ नॉट बीन इंगेज्ड और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन, प्रमोशन या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उस पर्सन का, उस एक्सपर्ट का कंपनी में अंदर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तब भी वो उसके एक्सपर्ट की स्टेटमेंट आप इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लॉ अलाउ नहीं करता। अब एक्सपर्ट कौन है? कोई बैंकर भी हो सकता है जी, मियां मंशा भी हो सकता है, कोई आपका जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो भी हो सकता है, सिक्योरिटी एडवाइजर भी हो सकता है, जो सीएफएस होते हैं जो आपको इन्वेस्ट डिसीजन आपकी जो एडवाइजरी कर रहे होते हैं, ये काफ़ी एडवांस लेवल के जो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। इंजीनियर कोई हो सकता है, वैल्यूअर हो सकता है, अकाउंटेंट, लॉयर, मतलब कोई प्रोफेशनल वेल नोन पर्सन, जो एक्सपीरियंस पर्सन हो, जिसका काफ़ी जानते हो, जहाँ पब्लिक में अवेयरनेस हो। एतजाज एहसन लॉयर है, अगर वो कुछ अच्छा लिख दे तो जाहिर सी बात है कुछ तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। असद उमर है, एक अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, एक बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर होकर पीटीआई को ज्वाइन किया था, उसकी एक वर्थ है। आपका अब्दुल रज़ाक दाऊद जो आपके मशीर जा रहा था इमरान खान साहब का, अभी वो डेस्कॉन का ऑनर है, काफ़ी उसकी क्या है कंपनीज हैं, बिन बहुत बड़ा उसका ग्रुप है। तो अगर वो कुछ ऐसी चीज़ कर देता है, स्टेटमेंट इंक्लूड कर देता है, तो फिर वो क्या होगा, आपके जाहिर सी बात है स्टेटमेंट की वजह से आपकी जो प्रोस्पेक्टस की वैल्यू है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, और जो पब्लिक का इंटरेस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है प्रोस्पेक्टस को लेकर, कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप एक्सपर्ट की स्टेटमेंट कब इंक्लूड करेंगे? जब वो आपको कॉन्स्टेंट देगा इन रिटर्न। आप जो एक्सपर्ट की स्टेटमेंट है अपने प्रोस्पेक्टस में तब इंक्लूड करेंगे जब वो आपको क्या देगा, रिटर्न कांस्टेंट देगा कि हाँ जी उसने स्टेटमेंट दी है और आपने उसको इस फॉर्म में, इस कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड करना है, और साथ में उसने ये भी बताना है कि जी मैंने ये स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट को मैंने अभी तक विदड्रॉ भी नहीं किया। ये आपकी स्टेटमेंट कब इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कि क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस। अगर कोई डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस कब हो सकता है? डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस तब हो सकता है, तब एक क्रिमिनल लायबिलिटी होगी जब क्या हो, आपको मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, अनट्रू, डिसेप्टिव स्टेटमेंट इंक्लूड कर दें प्रोस्पेक्टस के अंदर। मतलब कोई झूठी खामखा की खबरें इंक्लूड कर दें ताकि वो पब्लिक क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके शेयर को परचेज करे, या कर दे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ओमिट कर दे फ्रॉम प्रोस्पेक्टस दैट सिक्योरिटीज और मैनी अंडर सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। अगर आपको कमीशन या कोई आपका लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपने ये स्टेटमेंट इंक्लूड करनी है और आप इंक्लूड करना भूल जाते हो, तो वो क्या होगी, क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। ये आपने गलत प्रोस्पेक्टस बना लिया, उसका अब कंपनसेशन क्या होगी, उसके अब चार्जेस, फाइन क्या होगी, पेनल्टी क्या होगी कंपनी पे। हर वो पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस को साइन किया होगा उसने क्या करनी है, कंपनसेशन पे करनी है। जो भी फाइन होगा, पेनल्टी होगा गलत प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने की, या जो भी, वो आपने क्या करना है, उसको फाइन पे करेंगे। ये था आपका चैप्टर 22 शेयर कैपिटल प्रोस्पेक्टस। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा काइंडली।